हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम तैयारी करेंगे एमपी कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आज हम उसके पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को देख के और समझ के आप आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो पहला है, एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सीता के नाती नातिनी अथवा पोती पोते हैं। तो यहाँ पर जो सीता है, सीता के परिवार के सदस्यों को यहाँ बताया गया है। तो सीता जो है ग्रैंड मदर है, मतलब वो दादी है। और उसके यहाँ पर जो सेकंड स्टेप पे दे रखा, मतलब दूसरी पीढ़ी जो है उसमें सरिता और राहुल है। सरिता जो सन है, सीता का पुत्र है ये, और प्रियंका इसकी पुत्री है। तो इस प्रकार यहाँ पर जोड़े बताए गए हैं, राहुल और सरिता। सरिता इसकी पत्नी है, जबकि प्रियंका का पति है जयेश। और इनके जो बच्चे हैं, कपिल, कुणाल, प्रिया, ये 3 बच्चे उनके पोते पोती हैं। और सार्थक, मोना और पारुल जो है इनके नाती नातिन है। तो यहाँ पर हमें यही बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से इसके जो सीता के नाती नातिन अथवा पोते पोती कौन है। तो यहाँ पर इनके जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो है पोता और नाती है, तो यह बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि यही इनके पोते और नाती है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन दे रखा प्रियंका और सार्थक, तो प्रियंका तो इसकी बेटी है, इसलिए ये आंसर गलत है। कुणाल, सरिता, तो कुणाल तो इसका पोता है, जबकि सरिता इसकी बहू है, इसलिए ये आंसर गलत है। मोना और राहुल, तो मोना तो इसकी नातिन है, जबकि राहुल जो है सीता का पुत्र है, तो यह आंसर भी गलत है। इस प्रकार जो सही आंसर है वो होगा पारुल और कपिल। तो इस प्रकार यह सही आंसर है, पारुल और कपिल। अगला जो इसमें है, अगला जो प्रश्न दे रखा है वह है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, किस दिन मनाया जाता है। 1 सितंबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर या 15 जुलाई। तो आपको पता ही होगा, मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यही इसका आंसर है, 10 दिसंबर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एमपी कांस्टेबल एग्जाम में। अगला जो प्रश्न है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। एमपी जीके से संबंधित क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे 4, रवि, सोन, केन, बेतवा। तो इसका जो सही आंसर है बेतवा। विदिशा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला जो प्रश्न नंबर चौथा है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। तो ग्वालियर की स्थापना किसने की थी, यहाँ पर हमें बताना है। राणा सिंह, सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य या सूरज सिंह। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है सूरज सिंह। ग्वालियर की स्थापना सूरज सिंह ने की थी, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसके आंसर है सूरज सिंह। ग्वालियर की स्थापना इतिहास के अनुसार सूरज सिंह ने की थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 5वां है, प्रश्न नंबर जो 5वां है, यदि डिमांड को DMA-MED से तथा सप्लाई को YLPPUS से कोडित किया जाता है, तो क्वांटिटी कैसे कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें पहले आगे उदाहरण में दे रखा है, उसे हमें ध्यान से समझना चाहिए, उसके बाद ही हम इसका आंसर कर सकेंगे। तो यहाँ पे जैसे डिमांड लिखा है, ठीक है, डिमांड लिखा है, DEMAND, डिमांड लिखा है, उसे किस रूप में दिखाया गया है, DNAMED। तो यहाँ पर क्या क्रम जम रहा है, तो DEMAND को इन्होंने लिखा है DNAMED। तो देखो ये उल्टे क्रम में लिखा है, इसके विपरीत, डिमांड का विपरीत लिख दिया है, DMAND के स्थान पर लिख दिया है। ठीक है, डी पहले लिखा है, यहाँ था DEMAND, इसको विपरीत क्रम में लिख दिया है। जैसे डी यहाँ पे था तो डी को पहले लिख दिया है, दूसरे नंबर पे एन था तो एन लिख दिया है। इधर पीछे से लिख रखे, पीछे से उल्टे क्रम में लिख दिया है। एन के बाद फिर ए लिख दिया है, ए के बाद एम लिख दिया है, एम के बाद ई लिख दिया है, और फिर वापस यहाँ डी लिख दिया। तो ये उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो डिमांड को
DNAMED से लिखा, मतलब इसको उल्टे क्रम में लिख दिया, ये हमने देख लिया है। इसके बाद सप्लाई को YLPPUS से कोडित किया जाता, तो क्या यह भी विपरीत क्रम में है? तो देखिए SUPPLY है, ठीक है, SUPPLY है, और इसको विपरीत लिखेंगे तो पहले लिखेंगे Y, फिर LPPUS, ठीक है, YLPPUS, ये U है, ठीक है, US। तो इस प्रकार इसको विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो हमने देख लिया दोनों को ही विपरीत क्रम में लिखा। अब हमसे यहाँ पूछा है क्वांटिटी को कैसे कोडित किया जाएगा। तो यहाँ जो क्वांटिटी लिखा है इसको हम विपरीत क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे पहले आएगा YTI, फिर TNAU और Q। तो यह आंसर होगा। तो YT कौन से में है? तो YT तो सब में है, YT के बाद आना चाहिए I। तो YTI वाले दो ऑप्शन हैं, पहले है YT के बाद I, तो I भी दोनों में है। I के बाद फिर T है, तो I के बाद T सब में है। T के बाद N, तो T के बाद जो है N वाला ऊपर वाला ऑप्शन है, T के बाद N, फिर AUQ। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला सही होगा इसमें, ठीक है, पहला राइट होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वह भी यही है, T के बाद NAUQ, पहला वाला आंसर आएगा इसमें, ठीक है, पहला वाला आंसर राइट होगा। फर्स्ट वाला हमने देख लिया, विपरीत क्रम में हमें जमाना था। इसके अगला जो प्रश्न नंबर 6 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी। मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी, मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव, रजत शर्मा। तो यहाँ पर जो है करंट नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तरुण विजय। तो कुछ चीज़ें हमें याद रख लेनी चाहिए, यदि हमें याद नहीं था इस बारे में तो आप कॉपी में नोट कर सकते हो कि नरेंद्र मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक है तरुण विजय। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, चेन्नई, बेंगलुरु, ये बेंगलुरु लिखा हुआ है, देवास, कोरापुट। तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो लिमिटेड का मुख्यालय है बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 8वां है, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो इसका जो आंसर है तो इसका आंसर होगा, यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं तो पुराना है, ठीक है, पुराना है यह। वर्तमान में भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश, आंसर आएगा इसका 9, ठीक है, इसका आंसर आएगा 9। इसके बाद जो अगला प्रश्न नंबर 8वां है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन है, 1949 में, 1947 में, 1927 में और 1935 में। तो इसका आंसर होगा 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? 4 ऑप्शन है, सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा विक्रमादित्य और राजा भोज। तो इसका जो सही आंसर होगा, ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर है बुंदेला राजपूत। बुंदेला राजपूत जो है, इन्होंने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी है? बेल चोटी, मिकाई श्रेणी, कैस्केड श्रेणी या गुडविल चोटी? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा गुडविल चोटी। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है गुडविल चोटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्रश्न है, एक विषम ज्ञात कीजिए, मतलब जो इनमें समान नहीं है, जो विषम है, जो ओड है, जिनकी जोड़ी नहीं जमेगी उसको हमें छाट के बताना है। तो पहला है हाथी एवं चिंघारना, ठीक है, हाथी चिंघारना, तो हाथी चिंघारते हैं, यह सही जोड़ी। घोड़े एवं हिनहिनाना,
घोड़ा हिनहिनाता, यह भी सही जोड़ी है। इसके बाद जो है ऊँट एवं दहाड़ना, तो ऊँट दहाड़ता नहीं है, हमें पता है। और अगला जो है कुत्ते एवं भौंकना, तो यह सही जोड़ी है। तो जो विषम है इसमें से वह होगी तीसरे नंबर की, ठीक है, तीसरे नंबर की होगी ऊँट एवं दहाड़ना, क्योंकि शेर दहाड़ता है तो शेर एवं दहाड़ना होना था यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा नंबर 3, तीसरा ऊँट एवं दहाड़ना वाला। प्रश्न है, एक खास कोड भाषा में बे, दास, केट का अर्थ है वाइस एंड क्लेवर, डेम, सोम, जाना, जोना का अर्थ क्लेवर यंग बॉय एंड जुप, जाना ऑन का अर्थ यंग मीन्स फ्रेश होता है। इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाता। तो बॉय किस शब्द के लिए, बॉय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है यह हमें बताना है। तो बॉय कहाँ पर आया है? तो यहाँ पर आया है दास, सोमा, जाना का अर्थ क्लेवर यंग बॉय लिखा है। तो यहाँ पर इन 3 शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ होगा बॉय। और तीसरा जो अगला जो इसके बाद सेंटेंस था ZUPJONAOON, यंग मीन्स फ्रेश होता है। तो इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द है? तो बॉय जो है 3 शब्द आए थे यहाँ पर, DAS, ठीक है, SOM नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ था DAS, SOM और JANA। इन 3 शब्दों का अर्थ था क्लेवर यंग बॉय, ठीक है, क्लेवर यंग बॉय। इन 3 शब्दों का अर्थ हुआ था, इन 3 शब्दों का अर्थ हुआ था क्लेवर यंग बॉय। और हमें पता करना है कि बॉय के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा बे, DAS, केट। तो DAS शब्द का यूज पहले सेंटेंस में हुआ था, जिसका अर्थ था वाइस एंड क्लेवर, वाइस एंड क्लेवर अर्थ हुआ था उसका। और इस जो दूसरे सेंटेंस में है इसका अर्थ है क्लेवर यंग बॉय। तो क्लेवर शब्द का जो है, क्लेवर शब्द का जो अर्थ है पहले वाले सेंटेंस से भी हुआ था। तो पहले सेंटेंस में कौन सा शब्द है? DAS हुआ है, और इसमें भी DAS है। तो DAS का अर्थ तो क्लेवर हो जाएगा, DAS क्लेवर अर्थ हो गया इसका। तो इसका अर्थ बॉय नहीं होगा, ठीक है, DAS तो क्लेवर हो गया है, तो इसको नहीं देखेंगे। इसके बाद जो थे DAS हट जाएगा, तो अब हम लिखेंगे SOM और JONA, 2 शब्द बचे हैं, इनमें से कोई एक बॉय होगा। तो जो दूसरा जो आखिरी वाला जो सेंटेंस है ZUPJONAOON, इसका अर्थ हो रहा था यंग मीन्स फ्रेश, यंग मीन्स फ्रेश। तो यंग शब्द यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी था, यंग आया था इसमें, क्लेवर यंग बॉय। तो कौन सा शब्द समान है इन दोनों में? तो इसमें है JONA इसमें भी है और JONA इसमें भी। तो जो JONA का अर्थ हो जाएगा यंग, ठीक है, यंग अर्थ हो रहा है इसका, तो इसका अर्थ बॉय नहीं है, मतलब SOM का अर्थ बॉय होगा, SOM का अर्थ बॉय होगा। यहाँ पे SOM का अर्थ बॉय होगा, तो इसका आंसर भी है SOM, ठीक है, SOM का अर्थ यहाँ बॉय होगा। तो इस प्रकार अगला प्रश्न है, यदि बोर्ड को ERDUG से कोडित किया जाए तो FKDLU को कैसे कोडित किया जाएगा? तो यह बोर्ड के लिए ERDUG, ठीक है, ERDUG। तो इसी प्रकार हमें FKDLU को कैसे कोडित करेंगे यह बताना है। तो बोर्ड के लिए यह शब्द कैसे आया होगा? तो हमें यहाँ पर जो ABCD है उसके अनुसार इसको अर्थ ढूंढेंगे। तो B, ठीक है, B के बाद C, D और E, 2 शब्द छोड़ दिए, ठीक है, 2 शब्द छोड़ दिए और E आ गया है। उसके बाद है O के बाद क्या आता है? PQ और R लिखा है, ठीक है, PQ छोड़ दिए यहाँ पे, PQ और R आ गया है, मतलब 2 छोड़ रहे हैं। A, जैसे यहाँ पर है A, तो A के बाद B, C और D आ गया है, ठीक है, A के बाद D। तो हर शब्द 2 छोड़ के R, S, T और U लिखा है और D, E, F और G लिखा, ठीक है। तो इस प्रकार 2 शब्द छोड़ दिए अंग्रेजी के। तो इसी प्रकार हम जो यहाँ पे जो शब्द दे रखा है FK, ठीक है, क्या, तो यहाँ पे जो दे रखा है FKDLU, तो इसके लिए F के बाद GH और I, K, L, M और N, D, E, F, D, E, F और G, L, M, N, O, U, V, W
एक्स। तो इस प्रकार यहाँ पर आएगा INGOX, INGOX जो कि आखिरी वाला आंसर है, तो यह होगा। ठीक है, यह वाला आंसर होगा, इसमें आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने MP कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी वाले क्वेश्चन करे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न किस तरह से एग्जाम में आते हैं, तो यह पिछले वर्षों में आए हुए पेपर का ही प्रश्न था, और इससे आप अच्छे से समझ सकते हो कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। यदि आप पिछले वर्षों के पेपर को ही आधार मानकर इनको समझते हुए कर लोगे और करंट अफेयर और MP GK के क्वेश्चन स्टडी कर लोगे, तो आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकोगे। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।